जी नमस्कार। बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 27 का ग्रुप डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव क्लास जो है रात को 10 बजे शुरू हो रही है प्रतिदिन और मेरे जितने भी साथ में जो ग्रुप डिस्कशन करते थे, वे जो है किसी अन्य कारणों से उनकी अन्य परीक्षाएँ पड़ गई है जिसकी वजह से वे लोग अनुपस्थित हैं, तो अकेले ही हमें ग्रुप डिस्कशन करना है। आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। और बात यह है कि ये बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर जो 27 है, इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में पहले शेयर किया जा चुका है। आप उसे पढ़ लिए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है? वसा है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि खनिज है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या खनिज है? ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का फैट है, यानी कि वसा है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारी शरीर की आवश्यकताओं के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उसी से पूरा होती है, और जितनी एनर्जी हमारी शरीर अपने कार्यों को करने में उपयोग कर लेती है, उसके अलावा जो भोजन से जो ऊर्जा बचती है उसी का शरीर जो है वो फैटी कोशिकाओं में जो है उसको ट्राइग्लिसराइड के रूप में संचित कर देता है। क्लियर है? और फिर जरूरत पड़ने पर उस ट्राइग्लिसराइड फैट को जो है पुनः कभी अगर हम लोग खाना वाना नहीं खाते हैं, भूख लगता है, तो उसे पुनः वो उपयोग कर देता है। इस प्रकार ये जो प्रश्न यहाँ था कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक प्रकार का फैट है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार दरोगा के लिए डायरेक्ट साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आवृत्ति को जो है किस में मापा जाता है, अर्थात आवृत्ति को मापा जाता है किस से? तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। क्लियर है? आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। हर्ट्ज से संबंधित कुछ अन्य चीजों पर हम लोग चर्चा कर लें कि आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज है, और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को वह सुन सकता है, और इसे ही ऑडिएबल कहते हैं। इंफ्रासोनिक की अगर बात की जाए अश्रव्य तरंगों की, तो वो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। अगर अल्ट्रासोनिक की बात किया जाए यानी कि पराश्रव्य तरंग की, तो वे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कल कारखानों की सफाई में, परमाणु घड़ी की सफाई में, बैक्टीरिया को मारने में, इन सब जगहों पे जो है पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है, पराबैंगनी ध्वनि का प्रयोग होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सुगर बाउल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, बरेली जैसे शहर जो हैं वो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गन्ना की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन चीनी मिलों की बात की जाए तो वह जो है महाराष्ट्र में है, क्योंकि समुद्र के किनारे जो गन्ना होते हैं उसमें रस की मात्रा ज्यादा होती है, और समुद्र से दूरी जितना बढ़ते जाएगा गन्ना का खेती कीजिएगा तो उसमें रस की मात्रा बहुत ही कम होगी। साथ में बता दूं कि आलू, गेहूं के उत्पादन में भी जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है। और पूरे भारत में अगर कहीं अल्काली जो सॉइल है यानी कि क्षारीय मृदा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में पंप सेट से जो है सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो ये एंगस्ट्रम जो है किसका इकाई है? तरंग दैर्ध्य का, वेवलेंथ का। वेवलेंथ का मापन जो है तरंग दैर्ध्य का वो एंगस्ट्रम से किया जाता है, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वो कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा? वो कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा? ऑक्सीजन में नहीं होगा, कि नाइट्रोजन में नहीं होगा, कि हाइड्रोजन में, कि तांबा में? तो न्यूट्रॉन नहीं होगा हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
अतः हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। सूर्य का जो संघटक है उसमें 71 से 75% के आसपास हाइड्रोजन का बना है वो। साथ ही इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हाइड्रोजन से बहुत कम मात्रा में जो है कार्बन इमिशन होगा, यानी कि होगा ही नहीं। सबसे शुद्ध अगर कोई फ्यूल है तो वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न, आजादी के बाद भारत भाषा के आधार पर, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1953 में हुआ। आजादी के बाद 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर 1953 में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और इस भाषा ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ठीक है। अन्य सदस्य में हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पनिकर जैसे लोग थे। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित हुआ था। तो यहाँ से दो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कब हुआ? तो 1953 में हुआ। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और उसके अन्य सदस्य कौन थे? तो के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट प्रश्न, अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, टोक्यो में हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, कि कौन सी मेट्रो रेल सर्विस भारत की विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचान की गई है? कौन सी मेट्रो सर्विस जो है वह पूर्णतः ग्रीन मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचान की गई है? तो दिल्ली मेट्रो है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताना है, मधुबनी पेंटिंग जो होता है, मधुबनी पेंटिंग वह किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहार में ही है मधुबनी पेंटिंग। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट जो है वह किस कंपनी का स्लोगन है? तो नाइक, नाइक का हम लोग शूज वगैरह बैग वगैरह खरीदते हैं, उसी कंपनी का जो है वो स्लोगन है जस्ट डू इट। भास्कर, अच्छा, लीलावती जो पुस्तक था उसको भास्कराचार्य के द्वारा रचा गया था, और वो किस विषय से संबंधित पुस्तक थी? लीलावती। तो लीलावती की रचना भास्कराचार्य द्वारा की गई थी और वो गणित से संबंधित पुस्तक थी। क्लियर है? साथ ही ऐतिहासिक काल में अगर प्राचीन भारत में देखा जाए तो शुल्ब सूत्र का भी रचना हुआ था, और जिसका संबंध ज्यामिति से था। एनएसडीएल, एनएसडीएल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो भी पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो बनवाने गए होंगे तो उनको एनएसडीएल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल का फुल फॉर्म है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, ध्यान देना है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा जाए तो वह 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, तो 24 जनवरी को। ओपेक जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक, उसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक जो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी, और वर्तमान में ओपेक में सदस्य देशों की संख्या 14 है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था, और यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, और ओपेक में कुल सदस्य देशों की संख्या 14 है, और ओपेक की जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और साथ ही मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में है।
अगर ये पूछा जाए कि वियना किस नदी के किनारे बसा है, तो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। मैंने कई बार ग्रुप डिस्कशन के क्रम में बताया है कि डेन्यूब नदी के किनारे बसे देशों का एक ट्रिक बताया था, जैसे कि बेल, पेस्ट, वियना। बेल, पेस्ट, वियना, ये तीनों जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। जैसे बेल से हो जाएगा बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी, पेस्ट से हो जाएगा बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी, और वियना हो गया ऑस्ट्रिया की राजधानी। ये तीनों जो है वह डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न कि सुबर्तो कप का संबंध जो है वह किस खेल से है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि डुरंड कप, सुबर्तो कप का संबंध जो है किस खेल से है। तो मैं आपको बता दूं कि डुरंड कप और सुबर्तो कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरो संडू, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब क्या है? डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुबर्तो कप, ये सभी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है और काफी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट बताना है कि नोबेल का जो पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में, तो उसमें किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? सूरसागर जो है सूरदास द्वारा रचा गया है सूरसागर, और ये एक प्रकार की काव्य रचना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग किस उपन्यास से लिया गया है? मैंने पूछा है नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम नहीं। राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था। यहाँ राष्ट्रीय गीत मैंने पूछा है नेशनल सॉन्ग, तो वहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में इसकी चर्चा की गई है। और आनंद मठ जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और भारत का संसद का जो कार्रवाई है वह जन गण मन से शुरू होता है और अंतिम में ये वंदे मातरम से उसका समापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा अकादमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी जो है वह कहाँ है? मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी नहीं पूछा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में है। मैंने पूछा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, तो ये जो है माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ है? अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट आबू, जहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। और यही माउंट आबू में जो है सीआरपीएफ के द्वारा राजस्थान के माउंट में 1975 में आंतरिक सुरक्षा अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरला जो है वही जहां आया था कालीकट बंदरगाह पे के आसपास। तो केरल में मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है? तो कलारी पायटू कहा जाता है। कलारी पायटू केरल में उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है और इसका अभ्यास मार्शल आर्ट के रूप में मुख्य रूप से केरल के योद्धा जातियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन होगा? ऊर्जा का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव सोर्स कौन होगा? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या होगा, यानी कि एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स क्या होगा? तो एनर्जी का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव सोर्स है सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य ऊर्जा। और भारत की जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, तो हम लोगों के पास क्या है, जमीन बहुत सारा है और वहां पर हम लोग सोलर पैनल भी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा प्राप्ति भी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, कहने का मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी के लिए एक बड़ा और निरंतर ऊर्जा स्रोत की अबाध रूप से आपूर्ति होती रहती है और यह एक प्रकार के अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का बहुत बड़ा स्रोत भी है। क्लियर है? अच्छा, सौर ऊर्जा सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करके प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के द्वारा समुद्र में टाइड उत्पन्न होते हैं, अर्थात ज्वार उत्पन्न होते हैं और उससे भी हम लोग ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं, एटॉमिक एनर्जी, कि परमाणु ऊर्जा एक अस्थायी ऊर्जा स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और विदेशी तेल पर भी निर्भरता को कम करता है। और इसमें परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और पनबिजली के बारे में आप लोग जानबे करते हैं कि नदी नालों से जो है ऊंचाई से जब पानी गिरती है,
जहां जहां बहुत बड़े डैम बनाए जाते हैं, जैसे भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, उससे बिजली पैदा की जाती है। तो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा वैकल्पिक स्रोत जो है वह सोलर एनर्जी है, क्योंकि अबाध रूप से सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो जोग है। ऊंचाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंची कुल जलप्रपात है। सॉरी इसके लिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वाटरफॉल कुंची कुल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और बराही नदी पर है। अगर चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जबकि आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। तो यहाँ से इस तीनों प्रश्नों को काफी बारीकी से अंतर करना होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकुल शिमोगा जिले में बराही नदी पर, ठीक है, कर्नाटका में। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, और भारत का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात तो वही शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है। ठीक है, अगर चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है, इंद्रावती नदी पर है, और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नियाग्रा कहाँ है? तो यूएसए में है। होंगेनकॉल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो एंजिल जलप्रपात है, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कैरो नदी पर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है? तो एंजिल जलप्रपात है, और ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कैरो नदी पर है। क्लियर है? ये सब वन लाइनर प्रश्न है सब। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है, और साथ ही 1 रुपये के नोट और बाकी जितने भी क्वाइंस हैं उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। बाकी जितने भी रुपये के नोट हैं उसको रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर है? तालचर कोयला क्षेत्र जो है वह किस राज्य में है? तालचर कोयले की खान भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। क्लियर है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ है? तो कालीकट केरला में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि नरसिम्हन कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से था? नरसिम्हन कमेटी का संबंध जो है वह किस क्षेत्र से था? तो नरसिम्हन कमेटी का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से था। नरसिम्हन कमेटी का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से था। गोईपुरिया समिति की बात करें तो ग्राहक सेवा सुधार था। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सेवा सुधार था। बर्मा समिति का संबंध था कि कमजोर बैंकों को आपस में जोड़ देना चाहिए, जो अब जोड़ा जा चुका है। बैंकों की संख्या को घटाया भी जा चुका है। और राज्य चलैया समिति का संबंध कृषि जोतों पर टैक्स लगाने से था। नेक्स्ट प्रश्न, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो इसको आप लोग बना सकते हैं, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा ही। 40 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, वहीं डायनेमो जो है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मानव शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है, कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 70% भाग जल होता है। 80% भाग जो है वह नवजात बच्चों में होता है। नवजात बच्चों में उसके शरीर के वजन का सबसे ज्यादा जल होता है। क्लियर है? विद्युत धारा को किस उपकरण से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या कहलाता है? अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है शरीर में? तो माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। ठीक है, आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही सापेक्षिकता के सिद्धांत को भी आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। क्लियर है? एड्स जो है रोग होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है? तो एड्स जो है वह वायरस जनित रोग है, ठीक है। और इसमें एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। आर्द्रता जो है, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी किस उपकरण से मापा जाता है? आर्द्रता जो है वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रो, अगर वहीं हाइड्रो कहा जाए, हाइड्रो, तो इसे आपेक्षिक घनत्व का माप किया जाता है। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं एग्रीकल्चर के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वह कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त किए गए हैं। और मेहरगढ़ है कहाँ? वहीं बलूचिस्तान में, पाक अधगीर कश्मीर में है। यहाँ से पशुपालन एवं एग्रीकल्चर के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान बुद्ध के महापरिवार निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? भगवान महाबुद्ध का महापरिवार निर्माण हुआ कहाँ? मृत्यु कहाँ हुए? तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद बौद्ध संगीतियों का आयोजन 4 बौद्ध संगीतियां हुई। रावय पाकू अर्थात रा से राजगीर, उसके बाद वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन कश्मीर। क्लियर है? और राजा का नाम अकाक होगा, मशमोशु होगा जो उसके अध्यक्षता किए थे। ये सब ट्रिक है, इसको आप लोग बैठा लीजिएगा। जितने भी इसमें पहला वर्ड है अकाक, वो प्रत्येक शासक के नाम का पहला वर्ड है। जैसे अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कौशिक कनिष्क। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी से लेकर बिहार दरोगा तक में ये प्रश्न को पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंतर्गत। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। क्लियर है? क्योंकि 11 में तो घोषणा हुई थी दिसंबर 1911 में, जब जॉर्ज पंचम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली आए थे और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, लेकिन राजधानी बना 12 में। नेक्स्ट प्रश्न, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने यह पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट के द्वारा। और आर्यभट्ट पटना के ही रहने वाले थे, ठीक है। आर्यभट्टियम सिद्धांत, सूर्य सिद्धांतिका जैसे पुस्तकों की इनके द्वारा रचना की गई थी। क्लियर है? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? बर्मा मलाया का, जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में लेने के लिए प्रार्थना की थी। तो बालपुत्र देव थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है कि बालपुत्र देव के अनुरोध पर ही देवपाल ने नालंदा में 5 गांव अनुदान में दिए थे बौद्ध विहार की स्थापना के लिए। बिहार का कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है? बिहार का वह कौन सा हिस्सा है जो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है? तो रोहतास का पठार होगा। और यहीं पर क्या है, डालमिया नगर वगैरह सीमेंट की कारखाने हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त हुआ? मिन्हास उस सिराज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था तबाकत नासिरी। और उसी से जो है बिहार पर बख्तियार खिलजी के द्वारा हमले का पहला साक्ष्य जो है सो प्राप्त होता है तबाकत नासिरी से। क्लियर है? और 1192 से लेकर 1228 तक के कार्यक्रमों का इसमें घटनाओं का वर्णन मिलता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वे किस संप्रदाय के थे? सुहारावर्दी के थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुहारावर्दी संप्रदाय के जनक जो थे वह शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। बिहार का अधिकांश मिट्टी का जो क्षेत्र है वह किस प्रकार का है? तो ये कछारी मिट्टी का क्षेत्र है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा गंगा के बिहार के तल पर प्रक्षालित की गई है, छोड़ी गई है। कछारी मिट्टी एक प्रकार का समझिए कि जलोढ़ यानी कि एल्यूवियल सोइल का उदाहरण है वह। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 40 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिच ने यह कहा है कि अकबर के शासनकाल में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के बनाने में 5000 से 20,000 लोग जो थे वे 40 वर्षों तक काम किए थे।
कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो काफी धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, अर्थात धर्मनिरपेक्ष स्टेट के रूप में वह कार्य करता था। नेक्स्ट प्रश्न, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी सरायतुल्लाह या टट्टू मियां, इन्हीं के द्वारा बंगाल में फरैजी आंदोलन की शुरुआत की गई। और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी सरायतुल्लाह के द्वारा। देखिए, बिहार की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या बिहार एसआई हो, प्रश्न एक से दूसरे में अलटते पलटते रहते हैं। तो इसीलिए जो भी परीक्षा का अगर प्रीवियस ईयर्स का सेट मिले तो उसका जीके बना जाइए, क्योंकि बिहार दरोगा में बहुत कम ही मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको वो प्रश्न बार बार दोहराव मिलते रहेंगे और आप आसानी से उसको हल कीजिएगा। परीक्षाएं में रिजल्ट नहीं आने के पीछे एक ही कारण है कि जाने हुए प्रश्नों को हम लोग गलत कर देते हैं। जाने हुए प्रश्नों को गलत न करने का एक ही तरीका है कि एक चीज को 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़ने से क्या होगा? चीजें याद हो जाएंगी, और जब याद हो जाएंगी तो गलती होगा ही नहीं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और साथ ही 1892 में फिंसबरी से इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में चुनाव भी जीता था। और हाल ही में इनका जो घर था दादा भाई नौरोजी का, उसको ब्लू फ्लैग भी लंदन सरकार द्वारा घोषित किया गया है, ब्रिटेन के द्वारा। साथ ही स्केप ऑफ वेल्थ यानी कि धन के निष्कासन के बारे में भी इन्होंने बताया था, और 20 रुपये बताया था कि भारतीयों की आय है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का वह कौन सा देश है जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो रेशम के उत्पादन में चाइना है। गेचाक मुतको गेहूं, चावल, मूंगफली, तंबाकू, फलों के उत्पादन में, ये सब में कौन है? तो चाइना एक नंबर पे है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व का कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह सऊदी अरब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, किसी मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान वर्षा को कहते हैं आइसोहेलाइन यानी कि समवर्षा। समान दाब वाली स्थानों को आइसोबार्स कहा जाता है। कंटूर्स रेखाएं जो हो जाएंगी वो ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली हो जाएंगी। परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो कलपक्कम है। और कलपक्कम कहाँ है परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो तमिलनाडु में है। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कुडन कुनल भी तमिलनाडु में है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति तो ये बागवानी से है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित है क्या? तो पालघाट गैप। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? इतना तकिया कलाम प्रश्न है कि बार बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। साथ ही प्यार, ताप, घृणा, ठंडा, गर्म, दर्द, सबका कंट्रोलर हाइपोथैलेमस ही है। यहाँ स्थित होता है हाइपोथैलेमस। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है, ज्यादा होगा और बैगनी रंग का कम होगा। तो इस प्रकार बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका मैट्रिक बता रहा हूं, धाग तीज बामर। धाग तीज बामर, धान, गन्ना, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का और रहर, ये सभी फसलें जो मैंने बताया है धाग तीज बामर का, ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें। अच्छा, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो बृहस्पति का। और बृहस्पति के बारे में आप लोग जानबे करते हैं कि उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि क्षुद्र ग्रहों को अपने पास खींचा हुआ है। इसलिए मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। और साथ ही सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति ही है। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी तो मस्तिष्क के कार्यविधि की प्रणाली को जानने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसका उपयोग जो है हम लोग हृदय गति की जांच के लिए करते हैं। अच्छा, भूटान के साथ जो है
किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होगा, मेघालय नहीं होगा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो वो भारत की नागरिकता को खो सकता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, वही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्लियर है? किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है क्या? हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कारण बताओ नोटिस कि आपने इसे क्यों बंदी जो है सो बनाया गया है। इस प्रकार जो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जो है वो जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी कि मेमेंडस, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी कि सेटोरियो, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के मतलब होता है कि 24 घंटे आने जाने के समय को छोड़कर वह न्यायाधीश के सामने उसको उपस्थित करे। क्लियर है? और यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। ठीक है, 226 में तो वयस्क मताधिकार वाला मैटर है। नेक्स्ट, अच्छा, समान नागरिक संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में है? जो नीति निर्देशक तत्व जो हैं, तो उसमें समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद साहब जो राष्ट्रपति बने थे, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के ही राज्यपाल थे। अभी बिहार में वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो अर्लेकर साहब हैं। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के पास होती है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देगा? तो चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग के बारे में आप जानबे करते हैं, पूरा होल पावर उसी के पास होता है। 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का जो कोर सिस्टम होता है वो ग्राम सभा होता है, क्योंकि ग्राम सभा जो होता है एक प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, और उसमें डायरेक्ट प्रश्न किए जाते हैं, और जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और सरकारी कर्मी होते हैं वे डायरेक्ट रूप से उसका जवाब भी देते हैं। तो पंचायती राज का जो है सबसे मुख्य भाग जो है वो ग्राम सभा है। क्लियर है? विजयनगर के भग्नावशेषों किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया? तो कोलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया। और विजयनगर को आप लोग जानबे करते हैं राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया। बीजापुर के नेतृत्व में जितने भी थे, बीदर, गोलकुंडा, ये सब लोगों ने मिलकर लड़ा और पूरा विजयनगर को तहस नहस कर दिया, जो जीत का शहर था। और हम्पी कर्नाटक हासपेट बेलारी जिला में तुंगभद्रा नदी के तट पर था, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर की थी। तो उसको खोजा कौन था विजयनगर के अवशेषों को? तो ये कॉलिन मैकेंजी थे। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, और यहीं पर सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की चर्चा कहां की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में? तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन। और एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बार, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के किनारे, लाहौर में। क्लियर है? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वहीं भीमराव अंबेडकर साहब थे। ये इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन अर्थात राउंड टेबल में भाग लिया था, और उस समय यहाँ का जो गवर्नर जनरल था वो इरविन था, और वहां प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। अच्छा, पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, और क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, अर्थात ग्रीन रंग का उसमें पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल जो है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और इसी को पादप का रसोई घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रिकेट नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन डी की, कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स हो जाती है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग हो जाते हैं।
आप सुबह-सुबह का धूप लीजिए, आपको विटामिन डी मिलेगा, लेकिन 12 बजे दिन में लीजिएगा तो आपको पराबैंगनी किरणों से नुकसान पहुँच सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक कौन-सा एसिड है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वह एक्टिन कोशिकाओं से निकलता है और भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे आए हुए हानिकारक जीवाणु मारे जाते हैं और भोजन पचने में सहायक होता है। और साथ ही इसको रसायनों की रानी भी कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को, यानी कि तेजाब को कहा जाता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होगी? तो मुख से, हमारी मुख जो है इसी से पाचन क्रिया आरंभ होती है, लेकिन मुख्य पाचन का कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्ततन क्या है? अगर हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड का गड़बड़ी पैदा कर दे तो क्या हो जाएगा? रक्त के ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से यह संयोग कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और बहुत ही विषैली गैस है। और जो ये भी पेट्रोल वाले, ये सब डीजल वाले गाड़ी चलते हैं शहरों में, तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है। ओमेगा 3 क्या है? तो ओमेगा 3 एक प्रकार का फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो काकोरी एक्शन, ट्रेन एक्शन अब नाम पढ़ा जाएगा, काकोरी ट्रेन डकैती नहीं पढ़ना है, मोदी सरकार द्वारा जो है उसे चेंज कर दिया गया है, अब नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। जो 8 डाउन ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, उसी को इन्होंने लूटा। किस लिए लूटा? क्योंकि राजनीतिक डकैतियां किए देश में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए, और उसी में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई, और वहीं पर इन्होंने बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखे गए शायरी को इन्होंने प्रसिद्ध किया। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लिखा किसने? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने। और उस स्लोगन को प्रचार कौन किए? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यही कह के एक हड़िया दूध पिए और गोरखपुर जेल में फांसी के तख्ते पर लटक गए। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के, जिसने उपज का आधा भाग किसानों से लिया, साथ ही लूट का जो माल था खुम्स, लूट के माल को खुम्स कहा जाता है, उसमें भी इसने 80% ले लिया, 1/4 ले लिया। साथ ही हजार सतुना महल, सीरी का किला, सीरी फोर्ट दिल्ली में इसने ही बसाया। यहाँ तक कि मेवाड़ पर इसने भी हमला कर दिया, वहीं रानी पद्मावती को लेकर। तो खैर ये सब तो कहानियां हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा को मारकर राजगद्दी संभाला था। साथ ही दक्षिण भारत के विजय के लिए इसने मलिक कफूर को भेजा था। आप लोगों ने जब पद्मावत मूवी देखिएगा तो उसमें खुसरो का नाम रखा है एक बार। तो इस प्रकार हमने बिहार दरोगा के सेट नंबर 27 का ग्रुप डिस्कशन किया। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।